नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय इस खास कार्यक्रम में है अनफिट वाहन और हादसे। ये इसलिए क्योंकि हम सबको जागरूक होना चाहिए कि जिन गाड़ियों में हम सफर कर रहे हैं, जिन गाड़ियों को हम खुद ड्राइव करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे लगता है ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि अनफिट जो गाड़ियां होती हैं वो होती क्या हैं, कैसे होती हैं, हादसे हो जाते हैं तो बाद में कितनी प्रॉब्लम होती है। सड़कों पर हमने अक्सर जिन बसेस हैं, ट्रक हैं, कार हैं, बहुत सारे वाहन ऐसे हैं हम जिनकी ये श्योरिटी नहीं ले सकते कि वो फिट हैं या अनफिट हैं। इनका एक पूरा प्रोसीजर होता है और हमने इस तरह से कई कंडम वाहनों को भी देखा है जिनकी हालत बहुत खराब होती है, फिर भी वो सड़कों पर चल रही होती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है। और आप लोगों के यदि कोई सुझाव हो अनफिट वाहन और हादसे को लेकर, या कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, या आपके कोई सुझाव हो, आपने कोई ऐसी चीजें कभी देखी हो, तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, अपने सुझाव, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो हम सुन लेते हैं। अभी गाड़ी सब ये तो आदमी के लिए हानिकारक हैं। ये सब गाड़ी रोड पे दौड़ेंगे बिना परमिट के, बिना अनफिट गाड़ियाँ जो होंगे, पब्लिक के उसमें नुकसान ही होगा बताना। और इसी पे सरकार को कड़े से कड़े सख्त कदम उठाना चाहिए। जिनसे पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी साक्षी होती है कि बताना। कोई किसी दौरान कोई मर जाता है, कोई चीज़ होता है, बीमा क्लेम लेने में सब चीज़ कई तरह की परेशानी हो सकती है। इसे सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। नए कानून बनाना चाहिए, ऐसी गाड़ियां नहीं चलना चाहिए, इनकी जांच की जाए, ऐसी गाड़ियों को बंद की जाए जो बगैर परमिट के, बगैर कागज के, बगैर इंश्योरेंस के चल रही हैं। और इतनी नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, परिवहन वाले ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, ITO की लापरवाही है, ITO पैसा लेकर गाड़ियां छोड़ देते हैं, कोई चेक नहीं करते गाड़ियों को। सरकार को यही अपील करना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में ये अनफिट गाड़ियाँ जो चल रही हैं, जैसे कहते हैं कंडोम गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको एक तो ये है कि गाड़ी मालिक के खिलाफ कानून को सख्त कार्रवाई उठाना चाहिए कि आप अनफिट गाड़ियाँ कैसे चला रहा हो। और अनफिट गाड़ियों को ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो अधिकारी देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए कि आप कैसे पकड़ दे के इनको सर्टिफिकेट देते हो, जबकि गाड़ियाँ चलने के लायक ही नहीं है रोड पे, लेकिन फिर भी आप उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। अनफिट गाड़ी है, नहीं चलना चाहिए, उससे दुर्घटना होती है और प्लस पब्लिक के नुकसान भी होता है। जब किसी के हाथ पैर टूट गया, कोई मर गया, जब ये तो कानून का ही लापरवाही है। तो जो उससे ना तो अनफिट गाड़ियों को ना तो फिटनेस रिन्यूअल होना चाहिए और बट उसका बीमा भी नहीं होना चाहिए। और अगर अनफिट नहीं होती तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। लापरवाही से स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर जो दारू पी के चलते हैं उनको शराब पी के नहीं चलाना चाहिए, उसी की वजह से दुर्घटना होती है। तो आम लोगों को भी आपने सुना कि किस तरीके से लोगों ने कहा है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, अनफिट गाड़ियां सड़कों पर ना दौड़ें क्योंकि कई हादसे हो जाते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। ये सब जिम्मेदारी देखिए परिवहन विभाग की होती है। RTOs हैं जो गाड़ी जहां से आप लेते हैं, प्रॉपर आपका लाइसेंस होता है, इंश्योरेंस होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए तो आपको भी प्रॉपर अपडेट होना होगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं यदि लॉन्ग टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आपको एक बार डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से भी फॉलो अप दिया जा सकता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो रहा है, आप करिए। पर मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा कोई बहुत अटेंटिव है। यदि होता तो शायद इस तरह की चीज़ें हमारे सामने नहीं होती। और आज इसीलिए हम इस चर्चा में भी बैठे हैं कि किन चीज़ों को शामिल किया जाना अभी आवश्यक है, क्या हो सकता है इसके सुधार के लिए। आप लोग भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जिस पर आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी और ब्यूरो हेड GS भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या लगता है भारती जी, अनफिट हम बसेस की बात कर रहे हैं, वाहनों की बात कर रहे हैं, और हादसे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी चीजें ऐसी हम अक्सर देखते हैं? देखिए राकेश जी, अनफिट जो वाहन होते हैं उसकी कई कैटेगरी होती है। जैसे कि कोई वाहन है तो यदि उसके पास इंश्योरेंस की कॉपी नहीं है, यदि परमिट नहीं है और लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो ये अनफिट की कैटेगरी में आता है। और कई बार जो गाड़ी होती है उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, इसके बाद भी सड़कों पर चलते रहते वाहन। और हमने कई बार देखा कि जो हैवी वाहन होते हैं जो रास्तों पर, सड़कों पर चलते हैं, तो उसके लाइसेंस कई बार ख़त्म हो जाते हैं लेकिन चलता है। यदि राकेश जी देखा जाए तो कई से परेशानियाँ होती है। जैसे कि यदि अनफिट वाहन से किसी आम जन का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना का शिकार यदि हो जाता है, तो उसको
कई सारी परेशानियों का सामना करना होता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको यदि हॉस्पिटलाइज भी यदि होना पड़ता है तो दो तरीके की उसमें आवश्यकता होती है। एक तो कि यदि वाहन फिट है, यदि वो व्यक्ति जिसकी दुर्घटना हो जाती है तो वो सीधे वाहन मालिक से यदि कंपनी के सारे कागज फिट हैं गाड़ी के, तो वो सीधा क्लेम यदि करता है तो जो क्लेम कंपनी होती है वो उसको सीधा क्लेम देती है, उसको हर्जाना देती है। और यदि वाहन के कागज यदि फिट नहीं रहते हैं राखी जी, तो वो फिर जो वाहन मालिक होता है वो उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो उसकी क्षति पूर्ति करे। तो कई बार जिसका हादसे का शिकार जो व्यक्ति हो जाता है तो कई बार वो परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिसका वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से भी फिर परेशान होता है। तो राकेश जी, और दूसरा यदि वाहन अनफिट भी रहते हैं तो इसमें राजस्व जो है सरकार को उससे भी काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि इंश्योरेंस यदि व्यक्ति नहीं कराएगा तो भी सरकार का इसमें लॉस होगा। और दूसरा कि यदि आरटीओ में जो फिटनेस नहीं लेगा तो भी जो शासन है उसको राजस्व की कमी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तो शासकीय तौर पे भी अनलीगल है और एक जो व्यक्ति वाहन चलाता है उसको भी खुद अवेयर भी होना चाहिए कि वाहनों को प्रॉपर फिट रखे और फिट होने के बाद ही सड़कों पर दौड़ाए। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, जो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए वो जागरूक क्यों नहीं है? मुझे लगता है इंचार्ज होते हैं इसके, उनकी ड्यूटी होती है कि वो इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करें। उन्हें पता होना चाहिए यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड में कोई चीज़ है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, क्योंकि ये रिकॉर्ड में तो होता है कौन सी गाड़ी है, क्या है, कहाँ से है, उसका लाइसेंस कब बना, उसका रजिस्ट्रेशन कब बना, उसका इंश्योरेंस हुआ या नहीं। आजकल तो कंपनीज कॉल कर देती हैं। तो मुझे लगता है प्रॉपर फॉलोअप लेके यदि हम देखिए, ये आज का एक दिन का काम नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से सालों की व्यवस्था होती है कि कितने टाइम के लिए आपकी गाड़ी फिट है, फिर वो अब अनफिट के क्राइटेरिया में आ जाएगी। तो मुझे लगता है जिन संस्थानों से ये चीज़ें होती हैं वो भी जागरूक रहें, और जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है या बड़ी बड़ी बसेज होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनके जो मालिक हैं वो भी इसके लिए जागरूक रहें। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल सक्सेना जी जुड़ गए हैं। अनिल जी। हाँ, नमस्कार मैडम जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं अनफिट वाहन और हादसे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसके लिए कितनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब हादसे होते हैं तो उसके बाद काफी दिक्कतें लोगों को होती। देखिए मैडम, इसमें जो कमर्शियल वाहन रहते हैं इनकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है उससे 8 साल तक हर 2-2 साल में जो फिटनेस उसकी टेस्ट कराना अत्यंत आवश्यक है। जो ऑथराइज्ड सेंटर है फिटनेस के, वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और 8 साल जब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से गुजर जाते हैं उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसकी फिटनेस पुनः मतलब जो है अप्लाई करके प्राप्त करनी पड़ती है। और इस प्रकार से मतलब अनवरत जब तक वो फिट रहते हैं तब तक चलते हैं, और तो अनफिट घोषित हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो चलने योग्य घोषित नहीं किए जाते फिर, और उसके बाद मतलब वाहन को सड़कों पे नहीं चलाया जाता है। अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके द्वारा, और ये 23 सितंबर को हुआ है। इसके बाद जो है अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स रहेंगे जिसमें फिटनेस का जो प्रत्येक क्राइटेरिया है, लगभग इसमें 25 क्राइटेरिया है कि उसमें प्रॉपर हॉर्न्स लगे हैं कि नहीं, बैक लाइट्स हैं प्रॉपर कि नहीं, जो रेट्रो रिफ्लेक्टेड टेप्स हैं कि नहीं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है कि नहीं, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगी हुई है कि नहीं, वो सब A to Z बहुत प्रॉपरली चेक किए जाएंगे। और ये 23 सितंबर को नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके परसुएंस में अभी लोगों को मतलब जो है इसमें इनवाइट किया जाएगा, और इसमें टेंडरिंग के द्वारा ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स होने के बाद निश्चित रूप से इन पे ऐसे वाहनों पे जो थोड़ी भी फिटनेस की खराब स्थिति में हैं उनको रोड पे नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद जी, अच्छा एक चीज़ और है, जिस तरीके से आपने बताया कि इन चीज़ों के लिए काम होता है, लेकिन हम अक्सर कई बार देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, सड़कों पर ऐसी बसेस होती हैं, ऐसे ट्रक्स भी होते हैं, ऐसी गाड़ियां होती हैं जो पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। उनकी हालत देख के समझ में आता है कि वो किस स्थिति में है, लेकिन उन पर शायद कोई काम नहीं होता।
या उनको प्रॉपर रोक के कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? क्या ऐसा कोई एक आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि हमारे पास यदि रिकॉर्ड है तो हम प्रॉपर ऐसी गाड़ियों को देखें या लोगों को नोटिस भेजें कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स है या आपकी गाड़ियां खराब कंडीशन में हैं? मैडम इसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसको जो है मॉर्थ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कंपलसरी किया था, और इसके लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पे या डीजल देने वाले पंप पे अनिवार्य रूप से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए। और लगातार इसमें हमने जो फूड विभाग है, जो कि इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहता है जो पेट्रोल पंप की, और इसके अलावा वेट्स एंड कंट्रोल मेजर विभाग है, उनको भी लगातार हमने इनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इनको मध्य प्रदेश में समन्वय बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है, और अभी तक करीब 550 ही स्थानों पर मतलब ये खोले गए हैं, और इनको लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्ष में ये टास्क हम कंप्लीट कर लें कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक पेट्रोल पंप पे या डीजल पंप पे, मतलब फ्यूल प्रोवाइड होता है जहाँ गाड़ी से, इस प्रकार के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर्स रहेंगे तो निश्चित रूप से जो इमिटेंट्स हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, उस पर हमारा कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी जुड़ने के लिए। देखिए, अरविंद सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं, ये एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं और इनको लग रहा है कि तमाम चीज़ें हम करते हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो डेवलप की गई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि पेट्रोल पंप पर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं कि वहाँ पर भी तमाम चीज़ें आ जाएं सामने, कि प्रदूषण वाली चीज़ें हमने और भी जगहों पर देखा है कि प्रॉपर चेक होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है, लेकिन देखिए कंडम वाहन जो हैं वो सड़कों पर हैं ही क्यों? पूछने का मतलब, जानने का मतलब यही था कि इस तरह के जो वाहन हैं इनको आप ऑन रोड आने ही मत दीजिए। यदि ये ऑन रोड हैं तो ये निश्चित तौर पर लोगों को भी हादसे पहुंचाएंगे, खुद भी गलत करेंगे। यदि वाहन आपका फिट है ही नहीं तो बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर क्या किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारती जी। बिल्कुल राखी जी, हम देखते हैं कि सड़कों पर जो वाहन होते हैं, कई बार वाहनों के पीछे नंबर जो प्लेट लगी रहती है प्रॉपर नहीं रहती है या टूटी रहती है, उसमें सही तरीके से जो नंबर रहते हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें एक तो सही तरीके से यदि जांच की जाए तो इस तरह के वाहनों को चिन्हित किया जा सकता है, या दूसरी तरीके से हम देखते हैं कि जो वाहन होते हैं सड़कों पे जो चलते समय कई बार बहुत अधिक धुआं भी देते हैं, जिससे कि जो आम जन होते हैं उनको भी उसका परेशानी का खामियाजा उठाना होता है। और इसके लिए बताया भी, अभी अरविंद सक्सेना जी ने भी बताया कि जो पोल्यूशन कंट्रोल केंद्र बने होते हैं तो वाहनों का वहाँ पे जो धुआं वगैरह निकलता है गाड़ियों का, तो वो भी वहाँ पे जांच की जाती है। तो ये फिटनेस के एक पैमाना है और इसको कंपलसरी भी किया गया है। लेकिन राकेश जी, देखने को ये मिलता है कि जो भी वाहन है, जो फिटनेस के एक क्राइटेरिया तय किया गया है शासन की तरफ से, तो वो अनफिट वाहन होते हुए भी सड़कों पर आसानी से दौड़ने को मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आरटीओ की, तो आरटीओ की तरफ से भी समय समय पर कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए ही की जाती है, क्योंकि यदि सही तरीके से कार्रवाई की जाए, वाहनों की जांच की जाए, तो जो अनफिट वाहन है सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे। कई बार देखा होगा कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो माल लेकर जाते हैं तो गाड़ी की जो क्षमता होती है उससे भी अधिक उसमें माल रहता है, तो वो भी एक परेशानी होती है कि जब वाहन में यदि जो क्षमता है उसके अधिक यदि बाहर रहेगा तो वो पोल्यूशन उससे भी रहेगा। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो वाहन सवारी वाहन होते हैं उस पर लोग जो होते हैं, जो सीट होती है, सीटिंग के क्षमता जो होती है उससे अधिक भी लोग उसमें बसों में बैठे रहते हैं। तो एक जो वाहन होते हैं उसकी एक क्षमता होती है। कई बार राकेश जी इसी की चलते बड़े दुर्घटनाएं भी हुई, बड़े हादसे भी हुए और आम जन भी इससे कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो मुझे लगता है कि जब वाहनों की जांच की जाती है तो जांच करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, उन पर कानून जो है सख्त रवैया अपनाना चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर यदि कार्रवाई होगी तो ये भी अपने वाहनों को फिट रखेंगे और एक जो क्राइटेरिया है उसी के अनुरूप चल पाएंगे। राकेश जी बिल्कुल, और देखिए आए दिन जो हादसे होते हैं, जिस तरीके से हम रोज ही देखते हैं कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है, हाईवेज पर हो जाता है, उनमें सबसे पहले ये जांच का विषय है कि जिन गाड़ियों का हादसा हुआ, एक तो देखिए वो तो अब ड्राइवर की गलती भी होती है कि वो ठीक से नहीं चलाया या टक्कर हो गई या और भी चीजें, लेकिन वाहन भी हमको ये देखना होगा कि उस वाहन
का क्या है प्रॉपर फिटनेस, वो तमाम चीजें भी उस एक्सीडेंट के बाद जांच का विषय निश्चित तौर पर बनती हैं। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट हैं जगदीश भारती जी जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं अनफिट वाहन और हादसे, क्या लगता है जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हम देखते हैं, क्या माने कि सारे वाहन फिट होते हैं या ज्यादातर चीजें आज में हम देखें तो अनफिट ही निकलती हैं? जगदीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थोड़ी मेरे तक। जगदीश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अनफिट वाहन और हादसों पर हम बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात करें, इस अधिनियम की बात करें, तो अनफिट जो वाहन होते हैं जिन्हें सड़कों पर नहीं होना होता, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, और यदि वो हैं तो क्या उनमें प्रावधान है? मैडम, जो अनफिट जो वाहन होते हैं, जैसे बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना लाइसेंस और बिना इंश्योरेंस के, ये जो इस प्रकार के जो वाहन होते हैं, तो एक्ट के अंतर्गत भी शासन स्तर पे भी इसमें जुर्माने वगैरह का प्रावधान होता है। समय समय पर शासन इस प्रकार के वाहनों की चेकिंग वगैरह करके और न्यायालय के माध्यम से जुर्माना इसमें तय किया जाता है। और अगर इसमें अगर किसी प्रकार की अगर क्षति होती है, फरियादी पक्ष का अगर कोई एक्सीडेंट होता है, घायल होता है, अगर डेथ किसी प्रकार की हो जाती है, तो इस प्रकार के वाहनों में क्या उनको मुआवजा राशि जो कोर्ट के माध्यम से मिलती है, उसमें भी उनको बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्योंकि क्या इसमें जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट अगर नहीं होता है, तो इसमें दायित्व डायरेक्टली मालिक और ड्राइवर का आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि मालिक और ड्राइवर भी क्या है सही पते पे उनका वाहन रजिस्टर्ड नहीं होता है और काफी समय तक इसमें वो लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो जिससे फरियादी पक्ष को भी न्याय लेने में या क्षतिपूर्ति राशि मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई केसों में तो उनको क्लेम वगैरह भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, किन चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है? हालांकि आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अमूमन हम देखें तो क्या क्या जरूरी होता है जो एक फिट वाहन में होना चाहिए? मैडम, एक फिट वाहन में पहली प्राथमिकता तो उस गाड़ी का क्या इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इंश्योरेंस अगर नहीं है तो बीमा कंपनी तो केस से बाहर हो ही जाती है। और इसके बाद में वैध उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। कमर्शियल अगर वाहन अगर है उसके पास तो परमिट होना चाहिए और फिटनेस होना चाहिए। हाँ, चलिए, अभी जिस तरीके से ये कहा जाता है, हम अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, बहुत सारी कार भी ऐसी होती हैं जो जिनकी स्थिति देख के भी दिखता है कि वो कंडम हालत में फिर भी रोड पर चल रही हैं। इस तरह की जो गाड़ियां हैं, और कोई सरकारी गाड़ियां भी होती हैं, मैं सिर्फ प्राइवेट की क्यों बात करूं, हम कई सरकारी वाहनों को भी देखते हैं जो अनफिट हैं, उसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? मैडम, इसमें शासन प्रशासन के हिसाब से इसमें कार्रवाई हो सकती है। समय समय पर चेकिंग होते रहना चाहिए और इस प्रकार के वाहन होना चाहिए, तो इनसे ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस प्रकार की गाड़ियां वो रोडों पे ना चले जी, और किसी को किसी प्रकार की क्षति ना हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि कोई भी गाड़ी आपने ली, बहुत पुरानी भी हो जाती हैं, आपने नई गाड़ी भी ली, आजकल तो बहुत सारे रूल्स हैं, आरटीओ ऑफिस है, लाइसेंस बनेगा, तमाम चीजें, उनका रिकॉर्ड होता है। मुझे लगता है बिना रिकॉर्ड के तो कोई गाड़ी कहीं से कहीं तक नहीं जाती है। तो ऑन रिकॉर्ड के बाद क्या ऐसी कोई प्रोसेस हो सकती है कि उन जो वाहन के जो मालिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कब लैप्स हो रहा है, क्या चीजें हैं, ये सब उनको बताई जाएं, या ये सब चीजें उसमें जोड़कर उन तक पहुंचाई जाएं? खुद भी जागरूक होना चाहिए, ये चीजें हो सकती हैं। आपका कोई सुझाव? मैडम, इसमें क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था जो सरकार ने करी है, तो ऑनलाइन व्यवस्था मैडम अभी आधी अधूरी है। जैसे कि अगर कोई भी वाहन अगर आज कंपनी से अगर हम खरीदते हैं, किसी भी वहां से खरीदते हैं, तो उसके परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस का फर्स्ट पहली साल तो ऑनलाइन दर्शाते हैं, ऑनलाइन आरटीओ में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पर एक साल के बाद में फिर किसी प्रकार का कोई उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता है। तो शासन को मैडम अनिवार्य रूप से जो भी व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस
हर साल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसी कोई वेबसाइट होना चाहिए जिसपे कि हम शो कर सकें या देख सकें कि इस गाड़ी का पेपर कंप्लीट है कि नहीं। बिल्कुल। चलिए जगदीश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट हुई है यहाँ पर कि वही हम भी चाह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उस रिकॉर्ड में यदि कोई नई गाड़ी है या किसी का लाइसेंस नया बना है तो हर चीज़ के लिए एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। अब उसके बाद इंसान खुद जागरूक होकर करवा ले, पर आजकल मुझे नहीं लगता कि लोग इतने अटेंटिव हैं। तो कम से कम डिपार्टमेंट की तरफ से वो चीज़ें आ जाएं, क्योंकि 1 साल तक तो उन्होंने भी कहा कि बहुत लोगों को ये कंपनी भी फ़ोन कर देती है आपकी सर्विसिंग के लिए। अमूमन होता है ना कि हम जब हमें फ्री सर्विसिंग मिलती है तो कंपनी के फ़ोन आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करवा लो, उसके बाद उनको पैसा मिलता है। इंश्योरेंस के लिए भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, 1 आध साल के बाद इन चीज़ों को ना कंपनी करती है ना हम खुद कर पाते हैं। तो ये दोनों का दायित्व है और शासन की तरफ से, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक विभाग की है, सरकारी विभाग की है। लोगों की जागरूकता मैं मानती हूँ अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसा नियम में थोड़ा सा बदलाव करके कुछ ऐसी चीज़ों को कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि वो नोटिस उन तक पहुंचे और उसके बाद लोग जो हैं वो जागरूकता के तौर पर ये करवाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि आप किसी को ये भेजेंगे कि भाई आपके जो वाहन है वो अनफिट है या आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है या आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है लोग इतने जागरूक हैं कि उनको पता है कि भगवान ना करे कोई दुर्घटना होती है तो उनको परेशानी होगी, तो वो शायद उतना जागरूक होकर चीज़ों को करवाएंगे। भारती जी। बिल्कुल राकेश, जैसा कि अभी जो इन्होंने बताया एडवोकेट साहब ने कि वाहन जो है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है। जब नए वाहन खरीदे जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार की जो वेबसाइट है उस पर पहले वर्ष दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद जब जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की फिर जानकारी उस पर नहीं रहती है और जो भी जानकारी है वो आधी अधूरी दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश का एक पोर्टल भी है जिसपे एमपी ट्रांसपोर्ट के नाम से यदि हम किसी वाहन को वाहन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, इंजन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यदि वो वाहन है, फिट है, तो उसमें राकेश जी 1 वर्ष का ही उसमें इंश्योरेंस दिखता है और उसकी जानकारी पूरी नहीं दिखाई देती है। उसके मालिक यदि कोई रीसेल भी गाड़ी होती तो उसका भी उसमें रिकॉर्ड रहता है, लेकिन एक प्रॉपर उसकी जानकारी, फिटनेस वगैरह के उसमें किसी तरह की जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो जो शासन की तरफ से एक पहल की जाती है, शुरुआत तो बड़ी ही अच्छी होती है, लेकिन उसमें जो जानकारियाँ रहती वो अपडेट नहीं हो पाती। जैसे कि यदि किसी का इंश्योरेंस भी है, वो यदि लैप्स हो रहा है तो उसमें मैसेज के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं एक मैसेज कम पहुंच जाना चाहिए, तो उसको भी पता चल जाए कि भाई मेरा मैसेज जो है ख़त्म होने वाला, मेरा इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, तो मैसेज के माध्यम से उसको समय रहते रिन्यू करा लें। तो एक ये भी एक व्यवस्था भविष्य में होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि शासन अपनी तरफ से पहल करता है, लेकिन उसका जो शुरुआत के बाद की जो चीज़ें होती है उसमें अपडेट नहीं हो पाती। इस तरह की कई वेबसाइट जो हैं मध्य प्रदेश शासन की, यदि हम बात करें तो कई तरह की वेबसाइट हैं, उस पर अपडेट नहीं हो पाती। राकेश जी बिल्कुल सही है। और देखिए जिन अनफिट गाड़ियों से हम हादसों की बात कर रहे हैं या अनफिट वाहन जो होते हैं मौत को न्योता देते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम एक उदाहरण दें भिंड और गुना का, तो वहाँ भी देखिए बड़ा हादसा हुआ। भिंड में डंपर और बस की भिड़ंत हुई है, 7 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है और दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो हमने फिर कहा कि जो हाईवेज पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो अक्सर आपको कंडम हालत में ही मिलेंगी, क्योंकि इतना पुराना हो जाती हैं, वो इतनी पुरानी हो चुकी होती हैं कि उनका प्रॉपर इंश्योरेंस है, रजिस्ट्रेशन है, नहीं है। या एक बात भारती जी आपने भी बोली थी कि ओवरलोड वो सवारी भी भर लेते हैं। कई बार यदि कोई वाहन सामान लेके जा रहा है तो ओवरलोड सामान भर देते हैं। कई बार हमने ये हादसे भी देखे कि वो ओवरलोड होकर अनबैलेंस होती है और वो जो यात्री जा रहे हैं उनके ऊपर ही पलट गई, वहां भी बड़ा। तो ये तमाम चीजें देखनी होंगी। आप कई चेक पॉइंट से निकलते हैं, मुझे लगता है जो चेक पॉइंट्स पे लोग होते हैं या जिनकी जिम्मेदारी चेक करने की होती है उनको बहुत सख्ती थोड़ी सी लानी होगी। बिल्कुल राकेश जी, देखने को ये मिलता है कि जो शासन की एक जो विभाग होते हैं, कहीं ना कहीं विभागों में आपसी सामंजस्यता की कमी होती है। क्योंकि यदि हम इसको सिस्टम में लाना चाहे, यदि शासन प्रशासन यदि इसको सिस्टम में लाना चाहे तो जो वाहन होते हैं कहीं ना कहीं टोल से भी क्रॉस होकर जाते हैं। यदि नियमानुसार यदि वाहन वहाँ से निकल जाता है तो ही शायद निकलने की अनुमति देनी चाहिए। इस तरह के भविष्य में यदि शासन इस पर ध्यान दे, तो जैसे आपने बताया कि टोल से भी क्रॉस होते हैं वाहन, तो इसमें एक पहल यदि करते हैं शासन प्रशासन मिलकर सामंजस्यता बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वाहन है, अनफिट वाहन है
या फिर जो वाहनों में कमियां होती है इसके बाद भी सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। कई बार ये भी देखा होता है कि जो वाहन जैसे कि अभी बताया कि वाहन जो होता है हैवी व्हीकल्स होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 8 वर्ष के बाद उसको फिटनेस के लिए परफेक्ट होना चाहिए। उसके कई पैमाने हैं, यदि उसमें फिट नहीं होता है तो वो वाहन अनफिट कहलाता है, उस पर जुर्माने के भी रखा जाता है। तो राकेश जी, इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब जो हैवी वाहन होते हैं और हाईवे पर चलते हैं तो गाड़ी में रिफ्लेक्टर भी होता है। कई बार वाहन चालक जो होता है उसको वाहन चलाने के लिए लाइसेंस तो मिल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको नियम नहीं पता होता है। यदि गाड़ी उसको कभी राइट साइड मोड़ना होता है तो वो सिग्नल नहीं देता है। इससे पीछे जो वाहन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं हादसे के शिकार हो जाते हैं। जब वाहन चलता है राकेश जी तो उसमें जैसे बताया कि एक लाइसेंस भी आवश्यक होना चाहिए। लाइसेंस मतलब कि उसको वाहन चलाने की पूरे नियम भी पता होना चाहिए, लेकिन नियम भी पता नहीं होते और वाहन में यदि फिट भी नहीं है तो कहीं ना कहीं एक हादसे को तो चुनौती ये लोग देते हैं। राकेश जी, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के लिए ही होती है कि यदि इन सब समस्याओं से आप कभी सफ़र आपने किया है या आप लोगों के कोई सुझाव हो, क्योंकि आप लोग के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आम नागरिक, आम जनता वो होती है जो बहुत सारी समस्याओं से दो चार होती है, तो उनके जो सुझाव होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और इसीलिए हमारा एक खास कार्यक्रम भी है। यदि आप लोगों के अनफिट वाहन और हादसे पर कोई सुझाव हैं या आप चाहते हैं कोई बदलाव होना चाहिए, किस तरह की परेशानियां आपको होती हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, तो आप भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से भिंड और गुना में भी काफ़ी 2 बड़े हादसे हुए हैं, दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। वो तस्वीरें अब से कुछ देर में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में जो हादसा हुआ बड़ा गंभीर था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बस की हालत है। भिंड में डंपर और बस की भिड़ंत हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस बस की हालत को कि आखिरकार ये कैसी बस थी, ये एक्सीडेंट हुआ है, डंपर से भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि कई लोग घायल हुए, दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इसकी क्या स्थिति थी, किस कंडीशन में हुआ, क्या इसको देखकर हम मान सकते हैं कि निश्चित तौर पर ये इसका रजिस्ट्रेशन था नहीं था, लैप्स हो गया था, इंश्योरेंस था या नहीं था, ये फिट थी या अनफिट थी, ये बहुत सारी बातें हैं और इसीलिए होती हैं क्योंकि जब ये बड़े हादसे होते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी होता है। इस पूरे हादसे के बाद कलेक्टर की प्रतिक्रिया वहां से आई है, आपको वो भी सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा। और जो घायल 15 जो व्यक्ति थे तो उनको तत्काल वहाँ का जो गोवध हॉस्पिटल में एडमिट कराया और दूसरा जो 7 मृत्यु थे तो उनको भी वहाँ हॉस्पिटल में उनके जो बॉडीज़ को रखा गया। उनका परिवारजनों से, सभी परिवारजनों से संपर्क किया क्योंकि ज़्यादातर ये जो 7 लोग हैं उसमें 5 लोग जो डेड हुए हैं उसमें 5 लोग यूपी के हैं, एक ग्वालियर के थे और एक सागर के थे। उनके परिवारजनों से संपर्क किया और उनका जो बॉडीज़ को उनका जो स्थल है, नेटिव प्लेस है, वहाँ भेजा गया है। और जो घायल हुए हैं उनको भी जो 5-5 हज़ार का जो उनको तत्काल रिलीफ यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी दिया गया है, प्लस उनका जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है उसको भी उनको उपलब्ध कराया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन पर और माननीय राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी का जो घोषणा के आधार पर 4 लाख रुपये प्रति जो मृतक को और 50,000 रुपये प्रति घायल को उन्होंने घोषित किया है। तो ये अभी तक कार्रवाई की गई। तो देखा आपने कलेक्टर ने क्या कुछ कहा। भिंड की तस्वीरें थी और ये जो तस्वीरें आई हैं ये आपको बता दें ये गुना की तस्वीरें हैं जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर पलटी और इसमें भी कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गुना की तस्वीरें हैं जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर पलटी थी और कई लोगों के घायल होने की खबर है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में क्रेन के माध्यम से उस बस को सीधा किया जा रहा है। और देखिए यही बात होती है कि आखिरकार बस पलटी किस वजह से पलटी, ड्राइवर उसको नहीं बैलेंस कर पाया, ड्राइवर किस तरीके से चला रहा था, बस फिट थी, अनफिट थी, ज़रूरत से ज़्यादा सवारियां तो नहीं भरी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय होती हैं, लेकिन जब ये हादसे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई लापरवाही होती है। या तो आपने ओवरलोड सवारी को भर रखा है या फिर बस की कंडीशन ठीक नहीं है। डिसबैलेंस यदि कोई चीज़ हुई है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई लापरवाही
है। अब वो ड्राइवर की है, बस की है, रजिस्ट्रेशन था नहीं था, फिट थी अनफिट थी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देखिए इससे नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को नुकसान हो रहा है, उनके वो घायल होते हैं, उनकी जान जाती है, उनके परिवार का नुकसान होता है क्योंकि उनके घर का सदस्य जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी गंभीरता लाएं, पॉइंट को हमेशा याद रखें कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार ये बता भी रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी कर देनी चाहिए शासन प्रशासन को कि चाहे बस हो, ट्रक हो, कार्स हो, कोई भी हो, उनको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जाए, हर साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, कि आपका जो वाहन है वो किसी भी स्तर का वाहन है, उसका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो चुका है या उसका इंश्योरेंस लैप्स हो चुका है या वो अनफिट के क्राइटेरिया में है, आप लोग इसको वापस से ठीक कराएं। तो मुझे लगता है जब चीज़ें फिट होंगी तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लगातार तस्वीरें आपको ये हम गुना की दिखा रहे हैं जहां पर बस पलटी थी, अनियंत्रित होकर ही पलटी थी। और निश्चित तौर पर ये हादसे जब आते हैं तो फिर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होता और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि किसकी लापरवाही मानेगी? अब ये पूरा जांच का विषय है, कार्रवाई कब होगी बाद में होगी, लेकिन जिस परिवार के सदस्य को जाना था या जिनको चोटें आई हैं उन्होंने तो ये दंश झेला ही है। जो जिम्मेदार हैं वो चेक पॉइंट्स पर क्यों नहीं चेक करते? ओवरलोड क्यों सवारियों को बैठा लिया जाता है? क्यों आप सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं? क्या कोई मापदंड नहीं है? मापदंड हर चीज का होता है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, तमाम चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कमलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एडिशनल एसपी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? ये सुबह की घटना है। एक कंटेनर था जो इटावा से ग्वालियर की ओर जा रहा था और दूसरी जो बस थी ग्वालियर से बरेली जा रही थी। तो इसके द्वारा जो कंटेनर के द्वारा साइड में, बस के साइड में टकराया है, कोलैप्स हुआ है और उसी के कारण ये एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। अच्छा कमलेश जी, आज हम जिस चर्चा में बैठे हैं उसमें हम अनफिट वाहन और हादसों की ही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्या अब जांच में इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है? क्योंकि खड़ी बस में यदि साइड से भी टक्कर हुई है तो वो डंपर चालक, वो डंपर, ये बस, ये तमाम चीज़ें, इनको परमिट थी, नहीं थी, फिट थी, अनफिट थी, ये तमाम चीज़ें एक जांच का विषय। क्या इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है या होगा जांच में? ये मैं पहली चीज तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बस भी चल रही थी, मूवमेंट में थी, और जो कंटेनर है वो भी मूवमेंट में था, दोनों ही मूवमेंट में थे। ठीक है। सेकेंडली, आप जो कह रहे हैं कि इनकी परमिट थे, नहीं थे, ये सब जांच का विषय है। अभी जो केस रजिस्टर्ड होगा तो ये सारी चीजें देखी जाएगी कि इनका फिटनेस क्या था, कहाँ से कहाँ का क्या परमिट है, ये सारी चीजों पे जांच की जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भिंड से हमारे साथ जुड़े थे एडिशनल एसपी कमलेश कुमार। अब इन्होंने कहा है कि ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय होता है कि इस तरह की जो चीज़ें हो गई हैं उसमें हम आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो ये एक जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं लगता कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो ऐसे ही हो जाती हैं। कुछ ना कुछ लापरवाही ज़रूर यहाँ पर होती है। भारती जी। बिल्कुल राकेश जी, जैसे कि लापरवाही की बात चल रही है तो इसमें एक बड़ा हादसा देखने को मिला था सीधी जिले से, जिसमें 51 जो लोग बस में यात्रा कर रहे थे, वो नहर में बस के जाने से उन लोगों की मौत हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था। उसमें कमी जो थी वो ड्राइवर की देखी जा रही थी, क्योंकि जिस रूट से बस को जाना था उसने रूट परिवर्तन करते हुए और नहर की तरफ वाहन को ले जाया गया, जिससे कि वाहन जो है नहर में गिर गया था। आपने वो हादसे के बारे में तो देखा ही होगा और सभी लोग बड़े ही हैरान भी हुए थे, क्योंकि कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे जिनको स्कूल जाना था, कुछ छोटे बच्चे भी थे और कुछ जो पैसेंजर भी थे। तो ये जब इस तरह की कमियां होती है राकेश जी, तो इसमें ना तो मतलब एक सीधे यदि हम बात करें ड्राइवर की बात कर सकते हैं, बस की बात कर सकते हैं, लेकिन जो सवारी होती है, जो लोग बैठ के यात्राएं करते हैं, उनको शायद जो होने वाली घटना होती है उनको किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर यदि सावधानी बरते तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाती। उसमें भी राकेश जी देखने को ये मिला था कि जो बस की क्षमता थी वो सिर्फ 34 लोगों की थी और उसमें 64 लोग सवार थे। बिल्कुल। तो जब 64 लोगों को लेकर वाहन चालक लेकर जा रहा था तो उस समय कोई जांच पॉइंट क्यों नहीं
जांच पॉइंट पर कोई क्यों नहीं था, और जांच पॉइंट पर यदि कोई था तो जांच क्यों नहीं की जाती। एक ही हादसा हुआ था, ये तो सभी के जहन में उस समय देखने को मिला है, लेकिन इस तरह के कई वाहन जो हैं अभी भी सड़कों पर चलते हैं, और जो जिम्मेदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं देखते हुए इसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं। तो यदि राखी जी इस तरह जो वाहन चलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती तो ये हादसे जो होते हैं, हादसे के जो लोग शिकार होते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता, तो वो भी इस तरह से पीड़ित हो जाते हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं आरटीओ से। संजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनफिट वाहन और हादसों पर बात हो रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और लोग जागरूक नहीं हैं या विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है? संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत धीमी आवाज आ रही है मैडम। चलिए, मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराऊंगी, और सवाल ये है कि अनफिट वाहन और हादसे जो होते हैं उसके लिए विभाग की तरफ से क्या किया जाता है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड होता है कि कितनी गाड़ियां अनफिट हैं, कितनी फिट हैं, और यदि अनफिट हैं तो क्या इसका कोई नोटिफिकेशन लोगों को भेजा जाता है? देखिए, अनफिट गाड़ियों के लिए रहता है, अनफिट गाड़ियां जो रहती हैं वो जो भी गाड़ी रहती है जी, कमर्शियल गाड़ी जो होती है उनकी फिटनेस होती है। तो जो भी कमर्शियल गाड़ी हमारे यहाँ फिटनेस होने आती है उसको हम देख के फिटनेस करते हैं, उसके बाद ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा बिना फिटनेस के जो रोड पे चलती पाई जाती हैं तो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड उसको चेक करता है। अगर उसमें फिटनेस नहीं पाई जाती है या गाड़ी में कोई गलती पाई जाती है तो वो वाहन को जब्त कर लिया जाता है, उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाती है। अच्छा संजय जी, अमूमन हमने देखा है कई गाड़ी और वाहन ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पर पॉल्यूटेड भी होते हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। हम उसको आपने कहा कि चेक करते हैं, अभी हम वर्तमान की बात करें तो कहाँ कहाँ कितनी चेकिंग हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे हादसे जब हो जाते हैं तो फिर परेशानी होती है। जी, उसमें यह है कि हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड एक ही उड़न दस्ता है, वो समय समय पर जा जाके चेकिंग करता है, और बीच बीच में हम पॉल्यूशन वाहनों की भी चेकिंग करते हैं। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है कि कोई गाड़ी यदि आई है तो देखिए समय के हिसाब से बहुत चीजें बदलती हैं, क्या ऐसा कोई नियम है कि कोई गाड़ी है तो साल भर तक तो सब लोग खुद भी जागरूक होते हैं कि प्रॉपर इंश्योरेंस करा लें, रजिस्ट्रेशन उसका कब होगा रिन्यू, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई वाहन चालक इस चीज को भूल गया है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो आप लोगों की तरफ से कोई नोटिस या कोई उनको ऐसा बताने के लिए किया जाता है? हमारी तरफ से इंश्योरेंस का तो अलर्ट नहीं जा पाता है, हाँ, लेकिन फिटनेस का अलर्ट हम लोग देते हैं बीच बीच में। जी, चलिए, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई कार्रवाई यदि होती है, कार्रवाई का क्या प्रावधान है? जैसे आपने कहा चेक पॉइंट पे हम चेक करते हैं, तो कार्रवाई का क्या प्रोसीजर है? कार्रवाई का ये रहता है कि अगर उसकी कार्रवाई है तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो फाइन दिया गया है वो उससे वसूला जाता है। अच्छा, ठीक है। संजय जी, एक छोटा सा सवाल है, कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आजकल हो गई हैं, तो आरटीओ की जो वेबसाइट होती है वो प्रॉपर अपडेट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन या चीजें पता नहीं चल पाती हैं। मैडम, अब लेकिन ये व्यवस्था हो गई है कि लेटेस्ट भी अब हमारे यहाँ अपडेशन होने लगा है। ये कहना बिल्कुल सही है कि पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जबकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो इसलिए वो वेबसाइट हर समय अपडेट की जाती रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी जुड़ने के लिए। तो आरटीओ से हमारे साथ संजय तिवारी जुड़े थे और इन्होंने कहा है कि पहले एक्सेप्ट किया कम से कम इन्होंने कि पहले अपडेट नहीं होती थी जो वेबसाइट थी आरटीओ की, लेकिन अब अपडेट करने लगे हैं ताकि लोगों को यदि कोई जानकारी गाड़ी से संबंधित चाहिए या फिट अनफिट से रिलेटेड चाहिए तो वो निश्चित तौर पर उससे जांच को जुटा सकते हैं। और एक चीज़ भी बहुत उन्होंने साफगोई से स्वीकार करी भारती जी की, इंश्योरेंस का कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बाकी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है एक व्यवस्था एक ऐसी होनी चाहिए शासन प्रशासन के पास, वो आप कैसे भी करके शुरू करिए क्योंकि आपको करना पड़ेगा, तो कि कहीं एक प्रॉपर चीज़ें आम नागरिक के पास पहुँचे।
बिल्कुल राखी जी, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने स्वीकार भी किया है कि समस्याएं तो है प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि वेबसाइट तो बना दी गई है, वेबसाइट को बने हुए भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अपडेट अभी नहीं हो पाती है। तो अपडेट आखिर कौन करेगा? करना तो प्रशासन को ही होगा, पहल प्रशासन ने की है। और कम से कहीं ना कहीं जो आमजन है, आमजन सीधा कार्यालय आएगा या फिर कहीं पे शिकायत करेगा। यदि कोई वाहन जो है वो प्रॉपर फिट नहीं है, यदि उसकी शिकायत भी करेगा तो शायद शिकायत के लिए भी कुछ इनको व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब सड़कों पर कन्नम वाहन दौड़ते हैं या फिर अनफिट वाहन दौड़ते हैं तो आम जन के पास, आम व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आरटीओ कार्यालय जाए, वहाँ जाकर शिकायत करे। तो शिकायत के लिए भी कुछ इनको नंबर शायद सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि आम जन जो है घर बैठे या फिर रास्ते में चलते हुए वाहनों को इस तरह देखता है तो शिकायत कर सके। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक ही इनके पास जो चेकिंग के लिए वाहन है, जिसको फ्लाइन का क्या बताया था उन्होंने कि वो वाहन के लिए चेकिंग के लिए एक टीम गठित की गई है। तो टीम भी मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि वाहनों की संख्या राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो बहुत अधिक है, और जो चेक पॉइंट करते हैं तो ये कम है। तो जिस तरह से हादसे जो होते हैं वाहनों में कमियां पाई जाती है, तो मुझे लगता है कि राकेश जी यहाँ पे वाहन चेकिंग के लिए जो टीम है इनको आरटीओ की तरफ से वो भी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, और ये चीज़ें हैं, और ये हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के लिए हम भी जागरूक हो जाएं। ये कार्यक्रम, आज ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि हमें यदि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो हम भी जागरूक हो जाएं, और दूसरी चीज़ें जो शासन प्रशासन की तरफ से किया जाना है या क्या हो सकता है वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारे बड़े दिग्गज अधिकारियों से भी हमने बात की है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब इम्प्लीमेंट कितना और हो सकता है ये शासन प्रशासन को करना है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो कुल मिलाकर बात इतनी थी कि अनफिट गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर ना हो, और इतनी आसानी से इस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। देखिए ये भी बहुत साफ है, क्योंकि ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है, और इतनी मॉनिटरिंग जब आरटीओ से वो खुद कह रहे हैं कि जब इतनी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक ही उड़न दस्ता है जो एक जगह जाकर या समय समय पर जाकर उनको चेक करता है। तो एक उड़न दस्ता, शहर इतना बड़ा, अब आप हर शहर का आकलन कर लीजिए कि किस तरीके से टीम होगी, किस तरह से वो चेकिंग करती होगी, किस तरह से मॉनिटरिंग होती होगी। ये तो तब होता है जब कोई हादसा हो गया, किसी की जान चली गई, तब आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं, फिट थी, अनफिट थी। तो प्लीज़ इसके लिए पहले से लोगों को जागरूक करिए, नोटिफिकेशन देना शुरू करिए, ताकि ऐसी कोई वाहन सड़क पर आए ही ना जो अनफिट हो। फिट हो तो मुझे लगता है इस तरह के हादसों से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने जिस तरीके से चर्चा की अनफिट वाहन और हादसों पर, मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे क्लियर हुए हैं जिसके बारे में लोग जागरूक हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकले हैं जिनको हमें भी समझना है, और जो जिम्मेदार हैं उन तक भी, शासन प्रशासन तक भी ये हमारा एक सुझाव गया है कि शासन प्रशासन इन चीज़ों को कंपलसरी करवा दे, ताकि लोगों को प्रॉपर चीज़ें मिलती रहें। तो आज सुनो सरकार में बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।